नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रतिरोध की संस्कृति लोकतंत्र की जान होती है। उसी से सत्ता जवाबदेह बनती है। अच्छी सरकारें और नेता भी वही होते हैं जो इस संस्कृति का सम्मान करते हैं और उसे अनदेखा करने, नकारने या कुचलने के बजाय गंभीरता से लेते हैं। मगर ये एक आदर्श स्थिति होती है। अधिकतर सत्ताएं या तो प्रतिरोध को नापसंद करती हैं और उसे खतरे के रूप में देखती हैं। इसीलिए वे किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था को डराने, धमकाने या उसका मुंह बंद करने के लिए नाजायज हथकंडे भी आजमाने लगती हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के साथ यही हुआ है। उन्होंने कानपुर देहात की घटना को लेकर यूपी में का बा क्या गाया। यूपी की सरकार और उसके शक्तिशाली मुख्यमंत्री हिल गए और उन्होंने नेहा को धमकाने के लिए नोटिस भिजवा दिया। उन्हें लगा होगा कि लोक गायिका के पास कितना साहस होगा, वो फौरन डर कर चुप हो जाएगी, गाना वाना भूल जाएगी। सरकार से संकेत मिलते ही गोदी मीडिया भी उन पर टूट पड़ा। उसने भी नेहा को बदनाम करने, परेशान करने, डराने की कोशिश की, मगर नेहा न डरी और न झुकी हैं। उन्होंने उनका जो काबा वाला अंदाज है वो अभी जारी है। वे उसी तरह से साहस के साथ अपनी बातें रख रही हैं। नेहा सिंह आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि वे ऐसा दुस्साहस कहां से लाई हैं और ऐसा दुस्साहस क्यों दिखा रही हैं। वे आम भोजपुरी लोक गायिकाओं की तरह चोली घाघरा और भौजी देवरा वाले गीत क्यों नहीं गा रही हैं और गाकर शोहरत और दौलत क्यों नहीं बटोर रही हैं, उससे खुश क्यों नहीं हो जाती हैं। क्यों योगी और मोदी जी जैसे लोगों से पंगा लेती फिर रही हैं। नेहा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुकेश जी, और सभी दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। आपने कहा कि मैं क्यों नहीं ये चोली घाघरा और ये सारी चीजें कर रही हूँ। मुझे याद है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2018 के बाद मुझे लगा था कि संगीत में मेरी थोड़ी सी रुचि है, मुझे इसको आगे करना चाहिए। अच्छा, अभी भी आप देख रहे होंगे होली का टाइम आ गया है। ये सो कॉल्ड जो भोजपुरी के सुपरस्टार लोग हैं वो प्रॉपर भौजी देवर और जीजा साली ही समझते हैं होली का मतलब, और ये लगे भी हुए हैं। मुझे हमेशा से, क्योंकि मैं भोजपुरी की बेटी हूँ, मैं भोजपुरी समझती हूँ, तो जब भी मैं सुनती हूँ इनके गाने तो लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कान बंद कर लो, ऑटो में जा रहे हो, इधर पान की दुकान में बज रहा है, इधर कोई भी है ना ऐसे रास्ते चलते। अब क्योंकि मुझे समझ में आता है तो शर्म आती है, ऐसा लगता है। या फिर अभी सरस्वती पूजा बीता है, आपने भी देखा होगा, अगर आप गांव देहात से जुड़े होंगे, भोजपुरी मैं भी समझ। जुड़ा हूँ, भोजपुरी के गाने भी सुना है मैंने और आपके बिहार में रह भी चुका हूँ, इसलिए जी एक करीब से देखा मैंने जी। जी। तो बड़ा ऐसा लगता है कि सरस्वती मैया खुद ही पल्लू कर लेंगी शर्मा करके, जिस तरह से मैया के आगे ही भक्ति के जहां गाने बजने चाहिए वहां पे भी वो इस तरह की चीजें। तो उस टाइम ही 2018 की बात है, जब मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उस टाइम ही मैंने ये सोचा था कि काम तो मुझे भोजपुरी के लिए ही करना है, क्योंकि वो मेरी भाषा है, वो मेरी बोली है। और भोजपुरी में मुझे साफ सुथरे गीत लिखने और गाने हैं। अच्छा, मेन गाने का था, लिखने का तो तब था भी नहीं, मुझे पता भी नहीं कि मैंने किस दिन लिखना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगने लग गया। तो मतलब ये मेरे सामने चुनौती थी लिखने वाली जो चीज है। एक तो कंफर्म कर लिया कि नहीं, करियर के रूप में मुझे भोजपुरी गीत को आगे बढ़ाना है, गाना है। अब लेकिन चुनौती ये थी कि लेखक जो हैं वो सब वही लिख रहे हैं। तो मुझे लगा कि कैसे लिख सकती हूँ, कैसे गा सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो अच्छे गीत लिखने हैं, साफ सुथरे गीत लिखने हैं, सामाजिक मुद्दों के गीत लिखने हैं। तो मैंने सोचा कि लेखक तो मुझे मिलेगा नहीं, चलो तो फिर खुद से ही लिखते हैं। तो एक पहला गीत मैंने लिखा था, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना, वो मेरा पहला गीत था। अब वो इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे गांव में एक रोड है और वो बड़ा गंदा रहता है। जिनके घर में शौचालय है वो भी वहां जा रहे हैं शौच के लिए, जिनके घर पे नहीं है वो भी जा रहे हैं। एकदम सुबह सुबह देखेंगे तो एकदम लोटा वोटा ले करके सब बैठे हुए हैं उधर ही। तो वो चीज मेरे को बड़ा लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो वो अचानक से आया और मैंने लिखा, और फेसबुक प्रोफाइल था तब मेरे पास, मैंने अपलोड किया तो लोगों ने कहा कि नेहा तुम तो बड़ा अच्छा गीत लिखी हो, बड़ा अच्छा गा रही हो। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छा गा रही हूँ, अच्छा लिख रही हूँ, तब तो आगे और भी झेलो आप लोग, अब तो मैं और लिखूंगी, मेरा मन बढ़ा दिया।
तो मेरा मन बढ़ गया। लोग लिखते, मैं कमेंट भी पढ़ती हूँ, लोग अरे उसमें लिखते तो गाने। उस गाने की 2 लाइन तो सुनाइए, लोगों को पता चले कि क्या लिखा था आपने। मैं सुनाती हूँ। हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। हे बनाई द पिया ना, हो बनाई द पिया ना। मोर इज्जतिया से मंगिया सजाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। बड़की भौजी बाड़ी कनिया, ननदी भैली रे सयनिया। बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। इस तरह से कुछ बोलते वाह वाह, उसके। क्या बात है। तो ये तो मोदी जी का एजेंडा था, शौचालय शौचालय बनाइए, शौचालय बनाइए हैं। और कहाँ आप मोदी जी के एजेंडे पर काम करते करते योगी जी के एजेंडे की मुखालफत करने लगी। नहीं नहीं, लोग मुझे बड़ा कहते हैं कि ये तो मोदी जी और योगी जी के खिलाफ गीत लिखती है, ये तो ऐसा करती है। तो मैं उनको ये बताती भी हूँ कि उस टाइम स्वच्छ भारत मिशन भी बड़ा जोर शोर पे था, और उस टाइम मैंने ये गीत लिखा था। वही नहीं, कोरोना लॉकडाउन आया तो मोदी जी ने कहा कि किसी को घर के बाहर नहीं जाना है। सब लोग बहुत बड़का, अगर देशभक्त बनना है तो घर के अंदर रहो, घर के बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो देशद्रोही माने जाओगे, क्योंकि कोरोना इधर घूम रहा है, इस तरह की चीजें। उस टाइम पे भी मैंने उनके ही फेवर में गीत लिखा था कि मोदी जी कहले ने उन्हें नहीं जाना, घर ही बैठ देश भक्ति निभाना। हमरे जाना कहेले जाए दए धनी बहरी, ए होसैया ए बलमुआ बैठाए के ठहरी। बहुत वो ऊर्जा के साथ मैं नहीं गा पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि लेकिन नेहा जी, आपने कोरोना के समय ही एक ऐसा गीत भी गाया था, काबा वाला, जी जो जी जी जो बद इंतजामी थी उसको लेकर। और जी उसको जी। लेकर मुझे लगता है पहली बार चुभी थी सत्ता को वो कविता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये गीत लिखा, इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव आया 2020 में, तो बिहार में काबा गाया। तो मैं एक लोक गायिका होने के नाते ये मैं जिम्मेदारी समझती हूँ कि समाज में जो भी मुद्दे हैं मुझे उसके गीत लिखने। ये थोड़ी कि मोदी जी ने कह दिया तो भाई सब बात सही ही है। मैं अच्छी चीजों को भी, और जो चीज मुझे लगता है कि हाँ मुझे सवाल करना चाहिए इस पे, तो मैं वो करूंगी। मैं किसी की चाटुकार तो हूं नहीं कि हाँ भैया इधर से हमारी फंडिंग हो जाएगी तो भाई इनकी राग अलापूंगी, उनकी राग अलापूंगी। अब मैंने कहा ना कि जब मैंने शुरुआत किया लिखने की इस तरह से, तो लोगों ने कहा, मैं कमेंट पढ़ती थी कि भैया तुम बेरोजगारी पे गीत लिखो, महंगाई पे गीत लिखो। तो ये लोगों की डिमांड थी तो मैंने बेरोजगारी के गीत लिखे, अदरवाइज तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं बेरोजगारी पे कैसा गीत लिखूंगी। फिर जी बिहार में, जी, बिहार में विधानसभा चुनाव था तो मुझे लगा कि बिहार में सिर्फ एक बेरोजगारी ही मुद्दा नहीं है, पलायन भी मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों को एक साथ पिरो करके एक गीत लिखती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्या थीम रखूं। तो मुझे लगा कि सवाल तो पूछना ही है मुझे सरकार से, तो बिहार में क्या है या फिर गवर्नमेंट बताओ क्या है, ये मजा नहीं आएगा, भोजपुरी अंदाज में कुछ करते हैं। तो मैंने सवाल किया बिहार में काबा ऐसे करके करते हैं, और उसमें भी बेरोजगारी के मुद्दे को डाला, शिक्षा का जो हाल है अभी, शिक्षा व्यवस्था का, चाहे अस्पताल का, स्वास्थ्य समस्या जितनी, जिस तरह से ये सारी चीजें, सबको एक जगह इकट्ठा किया सारे मुद्दों को, और उसको गाया। तो उस टाइम भी संसद विधायक टाइप इनके जो हैं सब आ गए थे, मेरे चश्मे का लेंस साफ करवा रहे थे कि साफ करा अपन लेंस हो, देखा काने के बिहार में। तो अतीत के गौरव लगे गाने, मुझे लगता है कि कब तक अतीत के गौरव गाओगे भैया। तो वही सब आ गए, बिहार में ईबा, बिहार में उबा, यूपी में काबा। जब यूपी इलेक्शन था तो गाया, उस टाइम भी आपने देखा होगा, उस टाइम भी बड़ा इन लोगों ने भद्दी भद्दी ट्रोलिंग करी थी, गाली गलौज और ये सारी चीजें। तो रोकने की हमेशा से इनकी कोशिश रही। जी। अब हम इस जो कंट्रोवर्सी अभी उठी है आपके एक और काबा से, उस पर बातें हैं। ये जो कानपुर देहात की जो घटना थी, उसने आपको क्या इतना विचलित कर दिया कि आपने उसी घटना को केंद्रित रखकर एक पूरा गीत गाया, और उसमें बहुत
चुभने वाले शब्द भी इस्तेमाल किए। जी जी जी। जनरली अगर बात रही मेरे गीत लिखने की सर, तो मैं घटनाओं पे केंद्रित गीत बचती हूँ थोड़ा सा। मुझे लगता है कि मैं मुद्दे के गीत लिखती हूँ, क्योंकि घटनाएं तो रोज ये हो रहा है ये हो रहा है, मैं ऐसे बड़ा वो बहुत लेंदी हो जाएगा। जनरली मैं बचती हूँ, मैं मुद्दों की बात करने पे ज्यादा फोकस्ड रहती हूँ। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जब लगता है कि यहाँ पे चुप मैं नहीं रह सकती हूँ। वो इतना संवेदनशील वीडियो था सर, आपने देखा ही होगा। किसी का जिंदा जल के मर जाना, मतलब मक्खी मच्छर बिल्कुल। थोड़ी मर गया है कि नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ऐसे चुटकी बजा दिए मच्छर को मार दिए मक्खी मर गई। इंसान जल के मर गया, और पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से, उनकी मनमानी, उनकी रंगबाजी की वजह से मर गया। ऐसा भी नहीं है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता था और नहीं किया गया, ये भी नहीं था। सब सामने है, दो माँ बेटी जल के मर गए, आप कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत जरूरी हो गया। और ये एकदम सही बात है। मेरे साथ क्या होता है ना सर, कि मैं ऐसे वीडियोस देख नहीं पाती हूँ। मैं मैं बहुत, ये एकदम सही बात है कि मैं बहुत सेंसिटिव बच्ची हूँ। ऐसा मेरे घर पे भी हम्म। सभी लोग कहते हैं। अभी जैसे मेरे को कोई बहुत ऐसे सुना देगा तो मैं स्ट्रेस बहुत ले लेती हूँ। मुझे लगता है क्यों कह दिया क्यों कह दिया। आपने देखा भी होगा, इन लोगों ने ये सब कारनामा शुरू कर दिया। हालांकि मैं हूँ बहुत स्ट्रांग, मुझे लगता है, और मैं समझती हूँ कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, संविधान मुझे इन सब की आजादी देता है, तो मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन अब आप भी समझते हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीजें तो बड़ा हावी हो जाती हैं कई बार। तो मैं एकदम से नंब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल चली गई थी। तो ऐसे वीडियोस में देख नहीं पाती हूँ, मुझे लगता है ऐसे मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं सिर पकड़ लेती हूँ। फिर वो एक निकलता है, अब क्योंकि वो मेरा गुस्सा प्रकट करने का, या जब भी मैं खुश होती हूँ, गुस्सा आता है, ये सारी चीजें, तो मेरा एक तरीका है, एक माध्यम है, गीत के माध्यम से मैं अपना प्रकट तो करती हूँ जो भी। नेहा जी, मैं चाहूंगा कि आप ये गाना भी हमें सुनाएं, ताकि अगर हमारे कुछ दर्शकों ने ना सुना हो वो भी सुन लें, और फिर इस पर हम थोड़ा और बात करेंगे आपसे। गाना का बोल था, अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भइले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी त हिंदू जरी है मुसलमान बा। ए बाबा यही जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। और इस तरह से ही करके कुछ लाइन थी, एक दो लाइन मुझे जी। लगता है भूल भी तो रही हूँ। मुझे लगता है आपने जो हिंदू मुसलमान वाला प्रसंग किया वो ज्यादा चुभा होगा, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है बाबा की, वो वहां पर आपने उंगली रख दी। बाकी सब तो झेल जाएंगे वो। तो आप जैसी पॉलिटिक्स करोगे तो एक नागरिक होने के नाते हम तो सवाल करेंगे ही ना। तो आप वैसे हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हो, तो मैंने कह दिया, मैंने क्या गलत किया। और मैं एक कलाकार हूँ, और इतनी आजादी मुझे होनी चाहिए, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि मैं सच को सच कह सकूं। मैं कोई आपका वो क्या बोलते हैं, वो एजेंडा कलाकार और चाटुकार टाइप थोड़ी हूँ। मैं लोक गायिका हूँ ना। तो मैं तो जो देखूंगी वो कहूंगी, मेरे ऊपर किसका प्रेशर है कि फलाने हमको क्या कर देंगे, ढिमकाने हमको क्या कर देंगे। आप हिंदू मुसलमान करोगे तो मैं सीधे बोलूंगी कि कर रहे हो हिंदू मुसलमान। तो मैं तो लोड लेती ही नहीं हूँ इन लोगों का। नोटिस आई तो लोड नहीं बढ़ा आपका? नहीं, एकदम सही आप कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं वैसे बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, लेकिन हाँ, नोटिस आया तो मेरी माता जी का बीपी हाई हो गया, वो हॉस्पिटल चली गई। मेरे ससुर जी का हो गया। अब समझते हैं ना कि मम्मी पापा ससुर जी सब एक तो बुजुर्ग हो गए हैं, तो सबको कोई ना कोई, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को ये है। और घर की सबसे छोटी बच्ची हूं मैं। अच्छा, हमेशा से मैंने अपनी मनमानी की है। मम्मी की भाषा में मैं दंड बच्चा हूँ, मैं उसकी नहीं सुनती हूँ। तो उसको एक भय बना रहता है कि मैं जो है ऐसी कुछ कर दूंगी, लोग तो ऐसे हैं, बदमाशी कर देंगे, सरकारें ऐसे हैं, बदमाशी करने पे आ जाती हैं। तो मम्मी डरी रहती हैं। वो हॉस्पिटल चली गई थी, मेरी मौसी ने कॉल किया कि बेटा मम्मी की तबीयत खराब हो गई है।
तुम कैसी हो, तुम्हारा वीडियो देख लिया था ये। तो मैं उन सारी चीजों की वजह से बड़ा स्ट्रेस में आ गई थी, ये एकदम सही बात है। फिर हिमांशु जो मेरे पति हैं वो भी काफी परेशान हो गए कि अब क्या होगा, इन लोगों ने ऐसा कर दिया है, आगे अब मुझे लखनऊ जाना होगा, हमें वकील करना हो, बहुत सारी चीजें। आपको पता है सर, हम बहुत क्या बोलते हैं उसको, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं। हम लोगों को नेताओं की तरह आदत तो है नहीं कि 20 और मतलब कई सारे केस मुकदमे हैं, ये लोग बड़े, नेताओं की भी मैं बात करूंगी, है अपराधी, है बलात्कारी, इन लोगों को आदत पड़ी हुई है ऐसे केस मुकदमे झेलने की, घाघ लोग हैं ये। हम तो वैसे है नहीं, मेरे लिए तो ये जिंदगी में पहली बार ऐसा हो गया। तो ये एकदम सच बात है कि अचानक से मैं घबरा गई और घर द्वार पे भी सभी लोग चिंतित हो गए, तो मैं उस वजह से स्ट्रेस में आ गई। बाकी तो लखनऊ में मेरा एक कार्यक्रम था, लोग कह रहे थे कि तो बाबा के बुलडोजर से डर गई है, यूपी पुलिस से डर गई, तो अभी यूपी में ही, लखनऊ में ही मेरा एक कार्यक्रम था, मैं तो वहां पे बोल के भी आई हूँ कि भैया डरी नहीं हूँ, लगा दो हथकड़ी, अपराध किया है तो डरी तो मैं नहीं हूँ, ये एकदम सही बात है ना। लेकिन घर परिवार की चिंता होती है, जब हम एक फैमिली के में रहते हैं तो चिंता तो होती है उनकी। तो ये दुस्साहस कहाँ से आया आपका? मतलब ठीक है, ये एक सच के लिए आवाज उठाना, गलत का विरोध करना, एक प्रतिरोध के लिए अपने आप को तैयार करना, ये नेहा सिंह में कहाँ से आया? इसकी प्रेरणा मुझे भारत के संविधान से मिली सर, अनुच्छेद 19 से मिली मुझे। इसकी प्रेरणा मौलिक अधिकारों से मिली, जो मेरा अधिकार है, इसे कोई रोक थोड़ी सकता है, तो मुझे वहां से मिली। लेकिन मौजूदा निजाम में तो लगातार रोका जा रहा है पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, कलाकारों को, लेखकों को, सब निशाने पर हैं। असफल प्रयास है इनका, वो कर नहीं पाएंगे, वो बस कोशिश कर सकते हैं मुझे धमकाने की, डराने की, नोटिस दे देने की। कहाँ रुकी हूं मैं, आप भी अगर देख पा रहे होंगे तो जब से नोटिस आया है उसके बाद से भी लगातार मैं एक्टिव हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ अब मैं नया कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। आप भी देख रहे होंगे तबीयत मेरा कितना अजीब लग रही हूँ, मैं तो वीडियो में भी लग रहा है एकदम पूरा तेल वेल लगा के बैठी हुई हूँ। तो मैं पिछले पुराने वीडियोस को ही मैं अपलोड कर रही हूँ जो मैंने क्रिएट किया था एक टाइम पे, ताकि आपको लगना चाहिए कि डर के बिल में नहीं घुस गई हूँ, मैं लगातार आपसे सवाल कर रही हूँ। अब क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन है तो मैं नहीं गा सकती, मैं आराम ही कर रही हूँ, पर मैं नहीं डर रही हूँ। मीडिया का जो ट्रीटमेंट रहा इस बीच में, इस घटना के बाद, उसको आप कैसे, हम लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से आपके साथ वो पेश आ रहा था, आपने कैसा फील किया? बहुत बुरा, बहुत बुरा फील किया। और आपने देखा होगा, मैं अब मुझे लगता है कि थोड़ी इमेच्योर हूँ, लोग भी कहते हैं कि 25 साल उम्र है मेरी तो थोड़ी अपरिपक्वता तो है ही, और मुझे भी लगता है कि है, मुझे उतना शायद उग्र नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि आप पार्टी विशेष के प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठे हैं, आप मीडिया के तौर पे बैठे हैं, तो आपका काम है मेरा पक्ष जानना, है ना। पर पार्टी विशेष के प्रवक्ता की तरह नहीं आप सवाल कर सकते, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने ऐसा की। अब पता है वो ऐसे कि पुलिस ने नोटिस भेजा तो सही ही भेजा होगा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सही ही भेजा होगा, है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि तुम कह रही हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कैसे मान लूं कि गलत नहीं किया, तो मैं कैसे मान लूं कि पुलिस ने जो नोटिस भेजा है तो सही ही भेजा है। तो वो बड़ा उनका, आपने देखा भी होगा, वो बहुत ज्यादा मेरे को, एक होता है ना पोक करना, उकसाना, वो कर रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे मुझे ये लगा कि हाँ, ये किसी एजेंडा के तहत बैठे हुए हैं, इनको बड़ा प्रेशर है ऊपर से कि इससे तो ऐसे ही सवाल पूछना, ये हो सकता है, ये मुझे लगा। बाकी क्या है, आजकल तो मैं देख रही हूँ मीडिया के प्रति जो जनता का व्यवहार है ना, वो भी बड़ा एक, इनकी विश्वसनीयता में कमी आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं देख रही थी जब मैं बोल रही थी तो पूरी जनता मेरे साथ थी, और इनके खिलाफ ही, मीडिया के खिलाफ ही जब मैं बोल रही थी तो वो अपना समर्थन दे रही थी ताली बजा करके कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये बदमाशी तो कर रहे हैं। तो मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, लेकिन 90% चैनल तो यही कर रहे हैं। मीडिया का 1% हिस्सा होगा जो ये नहीं कर रहा है, बाकी तो यही कर रहा है। तो आप इस मीडिया से कैसे निपटेंगी? क्या उसके साथ उसी तरह से आप कोऑपरेट करती रहेंगी, लड़ती झगड़ती रहेंगी?
अब मैं क्या कर सकती हूँ? वही है ना कि मैं एक लोक गायिका हूँ, बहुत पावरफुल इंसान नहीं हूँ, मैं चीजों को बदलने और मतलब होता है ना कि बहुत सारा पावर मेरे पास नहीं है, मैं बदल नहीं सकती हूँ चीजों को। मैं एक आम नागरिक की तरह ही हूँ। तो मैं तो कुछ भी नहीं, अगर अभी की बात कर रहे हैं तो मेरी उतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं ये कह दूं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बस तमाशा देख सकती हूँ और सवाल कर सकती हूँ, जो मेरा अपना तरीका है। जैसा कि कभी कभी उग्र भी हो सकती हूँ, यही कर सकती हूँ। कुल मिला के मैं तमाशा देख सकती हूँ मीडिया का, और कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्या आपको और भी कहीं से धमकियां वगैरह मिली हैं सोशल मीडिया के जरिए? ऐसा कुछ हुआ है? हालांकि गाली गलौज की बात आप कर चुकी हैं, वो तो आपको झेलना पड़ेगा ही अगर आप इस तरह की चीजें करेंगी तो। हम्म, हम भी झेलते हैं, हमें है भी ना। उस तरह की कमेंट हमें रोज मिलते हैं, तो हम तो उसे बिल्कुल। तमगा मान के यहाँ लगा लेते हैं। जी। धमकियों की बात कर रहे हैं सर, तो एक तो पहले मैं अब मैसेंजर में खोलती ही नहीं हूँ। मैंने एकदम से उसको अनइंस्टॉल करके रखा है कि मुझे जाना ही नहीं है, नहीं तो मैं एक दिन भी अपना काम नहीं कर पाऊंगी, सारा ऊर्जा उधर ही लग जाएगी। तो पता नहीं उधर धमकी देते भी होंगे तो मुझे पता नहीं, मैं देखती ही नहीं हूँ। बाकी हाँ, कॉल करके किसी ने धमकी नहीं दी है, ये एकदम सही बात है। गाली गलौज ट्रोलिंग की बात, वो एकदम सच बात है कि वो रोज होती है। रोज भीड़ लगा करके अपने पूरी फौज जमा करके आ जाते हैं लोग, वो करते। बाकी ऐसे कोई धमकी नहीं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं हुआ है। और अच्छी चीज मैं मानती हूँ, मैं कहती भी हूँ कि जब से मैंने शुरू किया है गीत लिखना और गाना, मुझे इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं। ठीक है, ये बहुत कुछ हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं मुझे सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें। पर धमकियों की बात रही तो वो नहीं हुआ है अब तक। कोई बीजेपी का नेता, मंत्री कहीं से कोई आपके पास कोई संदेश भेजा गया हो कि शांत रहिए, चुप रहिए, मत बोलिए इस तरह की चीजें? बिल्कुल नहीं, कुछ भी कोई संदेश नहीं आया है मुझे कि चाहे चुप रहो चाहे शांत रहो। ये लोग फोन कर, आपको लगता है ये लोग इतने कायरता के साथ पेश आ रहे हैं, ये मुझे लगता है मुझे फोन कर पाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते होंगे, मुझे तो ये लगता है। जबकि इनको थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए, सवालों के जवाब दे देने चाहिए ना। अच्छा, आपने देखा होगा विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी, सवाल है मेरा बेरोजगारी का, सवाल है मेरा कि भैया आप तो बड़ा तानाशाही कर रहे हो, इनका सवाल है यूपी में बाबा बा, हर सब बेरोजगारी है, महंगाई है, बाबा है। अरे भैया ये जवाब नहीं है, ये तो वो नहीं होता है बस एक खिलौना टाइप धरा दिए हैं कि बस जपते रहो जपते रहो, ये जवाब है? आपने देखा होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी भी जवाब दे रहे थे इस तरह की। तो नहीं, बाकी कोई भाजपा के लोग नहीं मुझे फोन किए, और उम्मीद भी मैं नहीं करती हूँ कि ये लोग मुझे कॉल करेंगे। ये लोग कॉल करके क्या बात कर पाएंगे? आपको कभी ये नहीं सूझा कि एक बार ये भी लिखा जाए, इंडिया में काबा? अ, देखा जाएगा सर, मैं बहुत सारे मुद्दों पे अभी भी लिख रही हूँ, गा रही हूँ, तो देखा जाएगा। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम ये लिख रहे हैं तो पूरा लिख भी पाएंगे या नहीं। मेरे साथ तो मतलब ऐसा ही होता है। कई बार मैं कॉपी कलम लेके बैठती हूँ कि आज तो मैं इस मुद्दे पे एकदम अच्छा गीत लिख दूंगी, कुछ नहीं लिख पाती हूँ, फिर 2-4 दिन तक कुछ नहीं लिख पाती हूँ। फिर कभी अच्छा सा मूड रहता है तो कुछ क्रिएट कर लेती हूँ। तो देखा जाएगा सर, कोशिश करूंगी। बहुत सारे लोग गायक हुए हैं जिन्होंने इस जिस तरह से आप आज कर रही हैं वो अपने जमाने में करते रहे। उत्तर प्रदेश में एक बहुत, मुझे नाम भूल रहा हूँ, इस तरह के एक लोक गायक थे जो घूम घूम कर यही अच्छा, काम करते थे। लोग गायक, यही अच्छा। काम करते थे, घूम घूम कर करते थे, जगह जगह जाकर इस तरह के गाने सुनाते थे। आंध्र प्रदेश में रहे, और भी रहे होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि हालांकि अब आप दिल्ली में बैठ के भी पहुंच सकती हैं, लेकिन गांव गांव तक पहुंचने के लिए आपको कुछ इस तरह के भी उपाय करने चाहिए कि कुछ शोज किए जाएं गांव में जाकर इधर उधर? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना सर। एक तो पहले मुझे मंचों पर बुलाया नहीं जाता है, मतलब अगर सरकारी मंचों की रही बात तो कई बार मुझ पे लोग आरोप भी लगाते हैं कि इसको विपक्षी पार्टी वाले अपने मंच पे बुला लेते हैं और ये सारी चीजें। मैं कहती हूँ कि मंच कोई भी सजाए, मैं बात जनता की ही करूंगी। और बीजेपी मंच सजाती है तो मुझे बुलाती ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर उनके अंदर इतनी क्षमता है तो सुने मेरे बेरोजगारी के गीत, तो वो तो सुन नहीं पाएंगे तो बुलाते नहीं है। बाकी रही बात गांव गांव तक, तो सर
इसके लिए भी एक लेवल की आपके पास मतलब आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी वैसी होनी चाहिए। अब मेरे को तो कोई सरकारी फंडिंग आती नहीं है कि मैं जा करके गांव-गांव में अपना स्टेज लगाऊं और शो करूं। अब उसमें भी क्या है ना सर कि चलो कर दूं, एकदम गली नुक्कड़ पे बैठ के कर दूं, तो सुरक्षा का बड़ा खतरा रहता है। गा तो दूं, मैं बैठ तो जाऊं, लेकिन आप सरकारें जिस तरह से बेलगाम हो गई हैं, कल को कोई आकर के इंक फेंक दे, एसिड फेंक दे, बदमाशी कर दे, तो वो पूरा प्रोसेस करने में, पूरा ऑर्गेनाइज करने में एक अच्छी खासी फंडिंग लगती है, जहां तक मुझे आइडिया है। तो वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई फंडिंग होती नहीं है। तो मैं अगर ऐसा सोचूं भी तो मुझे लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा अपना जो माध्यम है सोशल मीडिया के माध्यम से, और मेन वही है कि आवाज उठाना है, तो चाहे अब गली नुक्कड़ पे बैठ करके, चौक चौराहे पे बैठ करके मैं उठाऊं, या अपने एक इस माध्यम से, तो ये ज्यादा सुरक्षित मुझे समझ में आता है, ये जो मेरा सोशल मीडिया का माध्यम है। जी। ये बताइए कि आपने जब ये किया और इतना सब हुआ, तो आपको लेखकों की बिरादरी से, कलाकारों की बिरादरी से, कुछ लोक गायकों से भी समर्थन मिला? आपके पास कुछ ऐसा आया? आपको आपको शाबाशी दी गई, आपका हौसला बढ़ाया गया? यही तो बात है सर, अगर मैं एक दो, वो भी लेखकों गायकों की तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, एक दो अच्छे और बौद्धिक लोगों की बात करूं, वो तो लेखक बिरादरी से बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इनकी बात करूं तो वही तो मैं शॉक्ड हूं। और मैं हिमांशु से रोज कहती हूँ कि देखो हिमांशु, ये जो मेरा अभी मुश्किल टाइम चल रहा है, तमाम मैं तो अब इनको सो कॉल्ड लोक गायिका और लोक गायक कहती हूँ। कोई एक आदमी नहीं मुझे फोन करके ये कहा होगा कि नेहा तुम काम ठीक कर रही हो, किसी ने नहीं बोला होगा मुझे। अगर मैं आम जनता की बात छोड़ दूं तो वो तो प्रतिदिन मेरे को हौसला अफजाई करने के लिए एक पोस्ट लिखते हैं, जिनको मैं पर्सनली सर जानती नहीं। ट्विटर पे 2-3 दिन लगातार छठवें सातवें नंबर पे मेरा नाम ट्रेंड कर रहा था। भैया मेरी कोई पीआर एजेंसी तो है नहीं, हम अकेले ही काम करते हैं, कि जिनको हम ये कह दें कि भैया चलो मेरा नाम ट्रेंड करवाओ, मेरे को ये करो। आम जनता कर रही है, वो जो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी तो अपनी कोई ऐसी चीज है नहीं। लेकिन कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ सर, उम्मीद करती हूँ कि आप पूछेंगे भी नहीं कि कौन कौन, लेकिन सो कॉल्ड जो आज हर मंच पे आपको दिख जाएंगी लोक गायिकाएं और लोक गायक, किसी ने नहीं फोन कर। बड़े लोग हैं मुझसे, मैं बहुत छोटी हूँ उन लोगों से, मैंने बहुत अभी नया नया शुरू किया है, मेरी यात्रा तो अभी शुरू हुई है। कोई मुझे फोन करके ये नहीं कहा होगा कि बेटा अच्छा कर रही हो, चाहे अच्छा बुरा जो भी कर रही हो, कॉन्फिडेंट रहो, हम हैं तुम्हारे साथ। कोई नहीं। ये लोग मुझे ट्रोल करते हैं सर, हौसला अफजाई तो ये बाद में करेंगे, ये ट्रोल करते हैं। अब ना पुछबू यूपी में काबा, यूपी में तो नोटिस बा, ये इनका असली चेहरा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा, लेकिन मैं तो, मेरा तो बड़ा सवाल रहता है कि कैसे आप लोक गायिका कह ले रही हो खुद को, लोक गायक कह ले रहे हैं खुद को, और सरकार की तरफ से बैटिंग भी कर रहे हैं आप। तो नहीं आया मुझे कोई कॉल। आपने एक लकीर खींच दी है। लोक गायक कौन है और सत्ता के भाट और चारण कौन है? अगर आप ना होती तो शायद लोगों को लोक गायकी का ये फर्क भी नहीं दिखता। पता नहीं सर, लोगों का प्रेम है, ये तो बहुत अपने मुंह मियां मिट्ठू होने जैसी बात हो जाएगी कि मैंने कोई लकीर खींच दी है। लेकिन एक बात तो मैं जरूर समझती हूँ कि लोक के मुद्दे से, लोक के हित से सरोकार जो नहीं रखता है, वो खुद को लोक गायक और लोक गायिका ना कहे तो अच्छा। शास्त्रीय गायिका गायक हो सकता है, बहुत अच्छा गायक और गायिका हो सकता है, बहुत से भी ज्यादा अच्छा गायक और गायिका हो सकता है, पर वो लोक गायिका और लोक गायक नहीं हो सकता है। लोक का मतलब लोक के हितों से सरोकार रखने वाला, लोक के मुद्दे से मतलब रखने वाला, लोक के हितों से समझौता करके आप कैसे लोक गायिका और लोक गायक हो जा रहे हैं। आप गायिका हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, शास्त्रीय गायन में बड़े पारंगत हो सकते हैं, पर लोक गायक और लोक गायिका तो आप कहीं से नहीं है मेरे हिसाब से। ये बताइए कि अभी जो मौजूदा माहौल है पूरे देश भर का, उसमें एक कलाकार की भूमिका और कलाकार को संगठित होकर कोई भूमिका निभाने की जरूरत है, ऐसी शक्तियों के साथ मिलकर जो इस तरह की चीजों का विरोध कर रहे हैं, या अकेले जो आप कर रहे हैं वही एक रास्ता आपको ठीक लगता है? नहीं सर, ये एकदम सही बात है कि अकेला चना जो है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये एकदम, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
और कई बार हमें ये समझ में भी आता है कि ये जो आपने बताया संगठित होकर के, तो ये तो एकदम सही बात है कि ऐसे एक ऐसे है, लेकिन जब ये 5 मिल जाता है तो ये फिर मुक्का बन जाता है, फिर ये ज्यादा सॉलिड हो जाता है, ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो बिल्कुल संगठित होने की जरूरत है। और पर ये संगठन बनाने में भी बड़ा अब मुश्किल है, क्योंकि एक को जाना है तीर घाट, मतलब वो नैतिक बल नहीं रहा लोगों में, वो ऑनेस्टी नहीं रही ना, वो ईमानदारी नहीं रही। भैया सबको कम टाइम में ज्यादा नेम चाहिए, ज्यादा फेम चाहिए और पैसा चाहिए, कुल मिला जुला करके। कोई है जो पैसे से समझौता कर ले? तो वो तो हो नहीं पाएगा भैया, हम तो नहीं करेंगे समझौता पैसे से, ये वाला हाल है। तो संगठित हो पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक दो बार मैंने ऐसा सोचा था, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं संगठित होने की, तो कई सारे लोग वो कहते हैं, सीधे कहते हैं कि देखो नेहा, तुम जो कर रही हो करो, तुमको मजा आ रहा है ये करने में, तुमको अच्छा लग रहा है करो, हम ये नहीं कर पाएंगे। उनका सीधा सा सवाल है। और 2,000 4,000 रुपए के लिए वो कर रहे हैं, गीत लिखते हैं सरकारों की चरण वंदना के लिए, 2-4 हजार रुपए के लिए वो गीत लिख रहे हैं। वो कहते हैं नहीं हम करेंगे, तुमको बहुत बड़ी क्रांति ला देनी है तो तुम लाओ। तो आजकल संगठित हो पाना भी, अगर मेरे फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैं तो देख पा रही हूँ, या फिर हो सकता है कि अभी मैं बहुत वैसे लोगों से न भी मिली हूँ जो सच में बहुत ईमानदारी से करना चाहते हो काम, आगे मिलूं, ये हो सकता है। पर अभी तक तो मैं नहीं मिल पाई हूँ। नेहा सिंह, मौजूदा भारत को किस तरह से देखती हैं? जो कुछ हो रहा है, जी जी जिस जी तरह जी से हो रहा है, आपने संविधान की बात की, संविधान से आपको ताकत मिलती है। बहुत जी सारे लोग मानते हैं कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, जी संविधान को कमजोर किया जा रहा है, जी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। जी जी। नेहा सिंह कैसे देखती हैं? नहीं सर, मैं भी तो, मेरे साथ तो इतनी सारी चीजें हो गई कि मेरे पास तो बहुत कुछ हो गया अभी बताने को, कि मैं कैसे देख रही हूँ। आप भी देख पा रहे हैं किस तरह से, मैंने कहा ना कि अनुच्छेद 19 का मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो गया, पहली बार तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया, मीडिया बहुत सारे ये सारी चीजें हो गई। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो वो तो मैं, बिहार में नोटिस आया था, मैं थी ही नहीं वहां पे, फिर वो बहुत चीजें वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे देखती हूँ मैं, हाँ मुझे लग रहा है मैं घुट रही हूँ, ये एकदम सही बात है। एक लोक कलाकार होने के नाते मैं देख पा रही हूँ कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि अम, मेरे आंखों के सामने मेरे ही उम्र के, मेरे ही दौर के जो कलाकार हैं, वो चाटुकारिता करके वो शीर्ष तक जा रहे हैं, उनके रोज इवेंट्स बुक रहते हैं। मैं हाथ नहीं पसार के सरकार से भीख मांग रही हूँ कि मेरे इवेंट बुक करा दो, मेरे शोज करा दो, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि ये अन्याय तो हो रहा है। जिनको मैंने कहा ना कि लोक गायकी से कोई, की चीजों से कोई सरोकार नहीं है, उनको पद्मश्री और भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और हम जैसों को छटक के बाहर किया जा रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे पुरस्कार दे दो, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि हाँ, अनुच्छेद 19 का जो है हनन हो रहा है, और अभिव्यक्ति की आजादी पे चोट तो हो रहा है। हमें बोलने से रहा है, हमें चुप कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, हमें डरा करके रखने की कोशिश की जा रही है, हमें शांत कराने की कोशिश की जा रही है, साइड लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बेचैनी और इस घुटन को जाहिर करने वाली कोई छोटी सी कविता आप सुनाइए, फिर हम विदा लेंगे। अब डायरी लेके तो सर बैठी नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको जरूर उसमें देखती जो भी कुछ याद आ रहा हो, जो भी आपको पुराना भी चलेगा। पुराना कोई मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। एक गीत जो कोरोना लॉकडाउन के टाइम मैंने लिखा था, आपने देखा होगा, वो न्यूज बड़ा वायरल हो रहा था, वो तस्वीर एक प्रसूता महिला एक बच्चे को जन्म बीच बाजार में देती हैं, और फिर 165 किलोमीटर लंबी यात्रा चल के आती हैं। तो मुझे लगा कि इनको मैं सोहर जरूर सुनाऊंगी। अब तो उनकी परिस्थिति वैसी है नहीं कि उनको वहां पे कोई सोहर सुना दे, लेकिन मैंने उनके लिए एक सोहर लिखा था, मैं सुनाती हूँ। हम्म, अरे उठला दरदिया कमरिया में, बिचेरे बजरिया में हो,
ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, सभवा सकल में न हो। ललना गाढ़े विपतिया के पल में, होरिला जनम ले हो। ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्पर्श करने वाला गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आप अपने शुभचिंतकों की सूची में आप मेरा भी एक नाम जोड़ सकती हैं। आपको थैंक यू। बहुत 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 मुबारक हो, बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, आपको शुभकामनाएं देता हूं मैं। और ये हौसला, ये जज्बा बनाए रखिए। आप जैसी लोक गायिका की इस हिंदुस्तान को बहुत जरूरत। धन्यवाद थैंक आपका। नमस्कार। नमस्कार सर।